क्लास का आगाज़ हम करने जा रहे हैं। कश्मीर के साथ से पिछला तमाम काम जो भी आप लोगों ने लिखा और समझा वो सब आपको समझ में आ रहा होगा। और आज भी हम चैप्टर 2 जो है वो आगे लेकर चलेंगे, मज़ीद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें जो हेडिंग आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो आपको पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी आपको कुछ कहा था। तो सब लोगों को मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही है? एक साथ बोलिएगा। ठीक है बेटा, तो शुरुआत कर लेते हैं हम आज की जो मेन टॉपिक से है। आज जो मैंने आपको पढ़ाने सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि चार बेसिकली टोटल जो है वो लॉज हैं। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग में आपको 4 लॉज मिलते हैं, जिसमें से आपने फर्स्ट बड़ा जो इम्पोर्टेंट लॉ था वो पढ़ लिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड लॉ पढ़ लिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। उनके बारे में बड़ी डिटेल बातचीत भी हुई थी, मैंने आप लोगों को रिव्यू भी दिया था, आप लोगों को सब बताया भी था। तीसरा लॉ जो है आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैंने उर्दू भी इसकी लिख दी है, कानून सनफ़ी तनासुब। आप सब लोगों के पास अगर बुक्स मौजूद हैं तो उसमें आप लोग देख सकते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ नंबर 3 ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसकी मैं पहले आपको डेफिनेशन डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद बाय द एग्जांपल, थ्रू द एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया इस बात लॉ में क्या बात बताई जा रही है, और इस लॉ को जो पेश किया गया तो उसमें किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया। तो चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की जानिब। स्टेटमेंट में आपको क्या बात बताई जा रही है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस की जा रही है, वो आइए देख लेते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो नाम से ही जाहिर है, मल्टीपल का लफ्ज़ आप सब लोग जानते हैं कि मल्टीपल हम किसे कहते हैं। तो मल्टीपल प्रोपोर्शन का जो लॉ है उसमें हमें बताया जा रहा है कि 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, यानी 2 एलिमेंट्स की उर्दू में आपको साथ साथ बताते जरूर। एलिमेंट को उर्दू में कहते हैं अनासिर। एक एलिमेंट को अंसर कहते हैं और एलिमेंट्स को अनासिर कहते हैं। तो 2 एलिमेंट्स यानी 2 अनासिर जब आपस में मिलकर कंबाइन टू फॉर्म, आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं या एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं, टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइंस विद अ फिक्स मास। तो उनमें से जो एक एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, जो कंपाउंड बना रहे हैं 2 एलिमेंट्स, तो उनमें से एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, जो एक एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, फिक्स मास, वो अगले बनने वाले कंपाउंड में अपना जो मास है वो उसके मल्टीपल रखेगा। मतलब जो अगला मास आएगा वो उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब होता है 2 का अगर हम टेबल पढ़ रहे हैं 2 2 4 2 3 6 2 4 8, तो 8 कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है। मैं अगर आपसे बात करूँ 17 की, तो 17 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल का मतलब होता है उसी नंबर को अगर हम किसी नंबर से ज़रब करें और एक नया नंबर आ जाए तो उसका मल्टीपल कहलाता है। तो यहाँ पर हम इसी बात को डिस्क्राइब कर देते हैं एक एग्जाम्पल से। पहला मैंने आपके सामने कंपाउंड लिखा CO। CO इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। आप लोगों के सबके यकीनन घरों में जनरेटर्स होंगे, नहीं होंगे तो आप सबने देखे तो ज़रूर होंगे। तो जनरेटर के अंदर से जो धुआं खारिज होता है, एक गैस खारिज होती है, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से पहचानते हैं। और ये हमारे फेफड़ों के लिए जो हमारा निज़ाम तनफ़ुस है उसके लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन बहरहाल कहीं पर इसकी कुछ मुफीद इस्तेमाल भी हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO। जहन में रखिएगा CO। यहाँ पर अगर हम बात करें C की, तो C का एटॉमिक मास है 12। यहाँ हमने ग्राम में शो किया हुआ है, तो C का एटॉमिक मास कितना आ गया? 12 ग्राम्स। ऑक्सीजन की अगर हम बात कर लें तो ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई साथ में नंबर नहीं लिखा हुआ 2 3 4 वगैरह, तो यहाँ पे हम सिंपली ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और इसका एटॉमिक मास होता है 16, तो 16 1 16 ग्राम्स। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, तो इसमें जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना है? 16। ध्यान में रखिएगा ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 16। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो दूसरा जो कंपाउंड हमने यहाँ लिया है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी भी मैं पहचान बताता चलूँ, ये वो गैस है जो सांस लेते वक्त बाहर खारिज करते हैं। हम लोग जो अपने अंदर लेके जाते हैं सांस लेते वक्त, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो ऑक्सीजन को हम फेफड़ों तक पहुँचाते हैं, और
फेफड़ों में मौजूद, बॉडी में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर हम जब सांस बाहर निकालते हैं तो उसको निकालते हैं, तो ये वही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। यहाँ पे अगर हम कार्बन का रेशियो देखते हैं, कार्बन इज 1 हेयर, इसका मतलब वही 12, नो प्रॉब्लम, वहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 है, एनी प्रॉब्लम। लेकिन ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये चीज़ बड़े यकीन रखनी है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर कितना था, एटॉमिक मास 16, उसी की निस्बत से हमने क्या मार्क्स दिया था 16 ग्राम। यहाँ पर और कितना है O2, तो 16 टू 32, यहाँ पर कितना है 32। अब अगर हम ऑक्सीजन के रेशियो की बात कर लें, मैंने यहाँ लिखा है O रेशियोस, मतलब ऑक्सीजन के रेशियोस, तो यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 32 था। मैंने इन दोनों को लिखा, आप जानते हैं ये तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ा हुआ है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 16 × 16 16 32, यानी कि बेसिक रेशियो जो निकला वो था 1:2, और ये उसका क्या है मल्टीपल रेशियो। इसका मल्टीपल रेशियो 16 का मल्टीपल रेशियो। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है? अब आ रही है जी? तो आप लोगों ने देखा, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हाँ अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं कि हमारे पास जो रेशियो निकला मासेस का वो था 16:32। हमने जब उसको डिवाइड किया, कट कर दिया, तो 16 × 16 16 टू 32, जस्ट मीन्स डैट कि जो 1:2 था वो उसका मल्टीपल निकला। तो आपने देखा कि आगे मज़ीद अगर हम कंपाउंड इसके देखते चले जाते हैं, एक सादा सी आसान सी बात है, तो वो इसके मल्टीपल नहीं होंगे, विदाउट मल्टीपल नहीं होंगे। मतलब 32 आया है तो 48 आ सकता है, 32 के बाद 40 नहीं आएगा, क्योंकि 16 के टेबल में 40 नहीं आता। 16 × 16 16 टू 32 16 टू 48। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग कि मल्टीपल के रेशियो की निस्बत से ही अगले कंपाउंड बनेंगे। ये एक बेसिक लॉ है केमिस्ट्री का, अभी आप लोग बुनियादी लेवल पे सब चीज़ें सीख रहे हैं, तो आप सब लोगों के लिए जानना बड़ी ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि चैप्टर 2 में लॉ को शामिल कर दिया गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ टॉपिक्स मैं आपको भी स्टडी करने के लिए दूँगा, ताकि आप लोग उनको स्टडी करके समझें, और जब कुछ प्रॉब्लम्स का सामना हो तो आप लोग मुझसे वो डिस्कस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। दैट्स वाई आप लोगों को लॉ नंबर 4 की सिर्फ मैंने हेडिंग डाल दी है, या आपने सेल्फ स्टडी करनी है, खुद पढ़ना है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हाँ, इसमें जहाँ कोई प्रॉब्लम होगी, कोई वर्ड की प्रॉब्लम हो, चाहे डेफिनेशन की प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल डिस्क्राइब इट फॉर यू। तो ये चीज़ आपने सेल्फ स्टडी करनी है, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं है, 2 लाइनों का लॉ है, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। मकसद सिर्फ देने का ये है कि आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ें और समझें, और अपने जहन को थोड़ा सा खंगालें कि आया आपके जहन में कितना कुछ आ रहा है, आपको ये एबिलिटी बेदार हो रही है या नहीं हो रही, कि खुद से पढ़ के समझना आ रहा है आपको। दैट्स वाई ये मैं आपको दे रहा हूँ एक लॉ। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है एटॉमिक मास। आप सब लोगों की बुक्स में लिखा हुआ होगा एटॉमिक मास, आप चेक कर सकते हैं, नजर आ रहा है एटॉमिक मास लिखा हुआ बुक्स में? पहले तो ये बता दें, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी जी? एटॉमिक मास के हेडिंग्स पर आ गए सब लोग जी? तो एटॉमिक मास की उर्दू है एटमी कमियत। अगर आप चाहें तो आप लोग लिख भी सकते हैं, अपने बुक्स में पेंसिल से लिख लें या रजिस्टर में लिख लें। एटॉमिक मास की उर्दू है एटमी कमियत, और मैं इसकी डेफिनेशन बड़े आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर आप जानते हैं कि एक न्यूक्लियस ज़रूर मौजूद होता है। न्यूक्लियस को उर्दू में कहते हैं मरकज़ा। क्या कहते हैं? जवाब दें सब लोग जी? मरकज़ा। मरकज़ा किसी भी एटम का सेंट्रल पार्ट होता है। क्या होता है? सेंट्रल पार्ट। तो उसके अंदर आप याद रखिएगा 2 पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। वैसे तो आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अराउंड द जो सर्किल्स होते हैं न्यूक्लियस के, उसमें मूव करते हैं, और अगर हम बात करें प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो ये पाए जाते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एटम के मरकज़े में
मौजूद होते हैं दो पार्टिकल, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुझे बताएं कौन से दो पार्टिकल्स होते हैं? जी जी, कहाँ पे मौजूद होते हैं ये? क्या बताया मैंने आपको, कहाँ मौजूद होते हैं ये? जल्दी जल्दी जवाब दे बेटा, कहाँ पे मौजूद होते हैं ये दो पार्टिकल्स? आवाज आ रही है मेरी आप सबको? जी, तो आपने जवाब नहीं दिया, कहाँ पे मौजूद होते हैं दो पार्टिकल्स? एटम के कौन से हिस्से में मौजूद होते हैं? नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक मास तो आज हम समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था कि दो बुनियादी पार्टिकल्स जो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जवाब आपने देना है इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के मरकज़े में ये दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ठीक, अब इनकी जो बेसिक बात है वो एटॉमिक मास में इनका क्या किरदार है वो मैं आपको बता दूँ। किसी भी एटम के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को आप देख लीजिए, उसके न्यूक्लियस में जो मौजूद होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको हम ऐड कर लेंगे। ऐडअप करने के बाद जो फाइनल नंबर हमें मिलेगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। बड़ी आसान सी सादा डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए और आप याद भी कर लें। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं उसके बाद दोबारा बता दूँगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद, उर्दू में पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आसान और सहल हो जाए। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद उसका एटॉमिक मास या एटॉमिक अहमियत कहलाती है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? जवाब बड़ी देर में आ रहे हैं। शायद आपके सिग्नल में कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ से तो हम लोग जबरदस्त सिग्नल जा रहे हैं। आप अपने सिग्नल चेक कीजिए और अगर हो सके तो रिफ्रेश कर लीजिए। इस यूनिट इज AMU। एक चीज़ और बताता चलूँ, इसका यूनिट क्या होता है? AMU। हर चीज़ का एक यूनिट होता है, यूनिट का मतलब होता है इकाई। इसकी भी मैं आपको छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दूँ। आप जब कोई चीज़ लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे चीनी लेने जाते हैं तो किलोग्राम में आपको तोल के देता है, तो किलोग्राम उसका यूनिट है मेजरमेंट के हिसाब से। तो आपने कहा 2 किलो चीनी दे दें, 3 किलो चीनी देते हैं, तो ये किलोग्राम क्या है? यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास, जाहिर सी बात है ये मेजरमेंट का ही एक उसूल है, तो यहाँ पर इसका भी कोई ना कोई यूनिट ज़रूर होगा और इसका जो यूनिट है वो है AMU। AMU इज़ द एब्रीविएशन ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। AMU किसकी फुल फॉर्म है? एटॉमिक मास यूनिट। कोई प्रॉब्लम? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी लेवल पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें, ताकि मैं आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस प्रॉब्लम को क्लियर करता चलूँ। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? जी, यहाँ तक समझ आ रही है बेटा? जी, मैंने मिसाल यहाँ लिखी है 3, उनको भी देख लें। कार्बन एटॉमिक मास 12 AMU, सल्फर एटॉमिक मास 32 AMU, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 AMU। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट हेडिंग। तो जो मज़ीद 2 हेडिंग्स हमने आज की क्लास में स्टडी करनी है वो हैं रेडिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप सब लोग अपनी बुक्स में देख लें, इसके अगली जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी बुक्स में मौजूद होगी वो होगी रेडिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सबको मिल गई हेडिंग्स? जी, एम्पेरिकल फार्मूला की सबसे पहले उर्दू लिख लीजिए अपने पास, सादा तरीन फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला की उर्दू क्या है? सादा तरीन फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला की उर्दू क्या बताई मैंने आपको? सादा तरीन फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला की उर्दू में लिख लीजिए मालिक्यूली फार्मूला। अब मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बता दूं।
आप सबके पास बुक्स में डेफिनेशन मौजूद है, आप चाहें तो अभी पढ़ लें, चाहें तो मेरे समझाने के बाद पढ़ लें। फ़िलहाल मैंने नहीं लिखी क्योंकि मैं डायरेक्टली समझाने वाला हूँ आपको, तो इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है। मैंने डायरेक्टली हेडिंग का नाम लिख दिया है एंड आई विल डिस्क्राइब इट फॉर यू बाय इट्स नेम। तो एम्पेरिकल फार्मूला की जानिब चलते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का सादा तरीन फार्मूला होता है। आसान अल्फाज में आप कह लें कि एक ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो को शो करे, सादा तरीन तनासुब को शो करे, जाहिर करे, उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। आम अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ ये बताता है कंपाउंड में कौन से एलिमेंट्स थे, कितने थे, उनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रेजेंस नहीं बताता। याद रखिएगा, सिर्फ ये बताता है कि भाई ये कंपाउंड कौन से एलिमेंट से मिलके बन रहा है, वो कितने हैं ये नहीं बताया जा रहा। तो उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला। यानी इसको लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप जान सकें कि भाई आया कंपाउंड में कौन से एलिमेंट मौजूद थे, कितने थे ये नहीं, कौन से थे, सिर्फ ये बात। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ग्लूकोज का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, इसका एम्पेरिकल फार्मूला में लिख देता हूँ CH2O। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये H2O लिखा हुआ आ गया, ये सर ने कहा था कि कंपाउंड में इस फार्मूले में जो है वो क्वांटिटी शो नहीं की जाती। तो ये क्वांटिटी शो नहीं हो रही, ये सिर्फ ये बता रहा है हाइड्रोजन की स्टेट H2H है, मतलब हाइड्रोजन इस स्टेट में मौजूद है, हाइड्रोजन दो है ये नहीं बताया जाता। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला। हम इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा जी, पहले मैं आपको इसकी मिसाल समझाने से पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की आपको मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दूं। वैसे आप सबके पास लिखी भी होगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ना सिर्फ एलिमेंट्स के नाम बताता है कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, बल्कि उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटी भी शो करता है। कि भाई अगर एक कंपाउंड बना, जैसे मिसाल के तौर पे पानी ले लें आप, पानी का फार्मूला है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन एक। इत्तेफाक की बात है कि पानी जो है H2O उसका एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं पानी का तो वो भी H2O है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं तो वो भी H2O है। तो यहाँ हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका दोनों सेम होते हैं फार्मूले। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे पानी की, नहीं कर रहे थे, ग्लूकोज की कर रहे थे। तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला आपने देखा CH2O है। और अगर हम एग्जैक्ट क्वांटिटी के हिसाब से तखमीना लगाना चाहें, पता लगाना चाहें कि भाई एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है जनाब, कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो वो यहाँ पर मेंशन करेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो ग्लूकोज का वो है C6H12O6। तो ये एग्जैक्ट क्वांटिटी है, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे भाई ग्लूकोज में ज़रा कार्बन बताओ कितने, तो आप कह सकते हैं भाई 6 है, बिल्कुल। आपसे पूछा जाए भाई हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप बता सकते हैं 12 है। और आपसे पूछा जाए हाउ मेनी ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड ऑफ ग्लूकोज, तो आप कह सकते हैं जनाब 6 है। और एक अहम बात कि इसका एक न्यूमेरिकल भी आता है जो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह बोर्ड पे, और काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो पेपर में भी आए। तो उसमें आपको न्यूमेरिकल में क्या करना होता है, एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया जाता है, जैसे मैंने आपके सामने भी लिख दिया ग्लूकोज का सादा तरीन फार्मूला। आपसे एग्जामिनर ये कहेगा इन द एग्जाम्स कि भाई इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे बताएं, और वो आप अंदाज़ा लगा के नहीं बताएंगे, उसकी एक कैलकुलेशन है। वो कैलकुलेशन के बाद थ्रू द कैलकुलेशन यू विल गिव द राइट आंसर, एग्जैक्ट एंड राइट आंसर। तो उसके बाद फिर आप बता देंगे कि ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज ज़रूरी नहीं है, बेंजीन आ सकता है, वाटर आ सकता है, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो ब्लू हैं, कोई सा भी आ सकता है। तो बहरहाल फ़िलहाल आप लोग न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, आप लोग फ़िलहाल हैं डेफिनेशंस पर। तो मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ जो काम मैंने आपको समझाया, पढ़ाया, वो सब आपने लिखना भी है, वो सब आपने याद भी करना है। इसमें कोई शक, कोई प्रॉब्लम? सब लोग काम कर रहे हैं बेटा? सब लोगों के रजिस्टर्स किसी भी दिन मंगा लिए जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग। तो आप सब लोगों को रजिस्टर्स अपने शो करने होंगे, चेक कराने होंगे। मैंने पहले भी बता दिया था, ब्लू मार्कर से हेडिंग करेगी
ब्लैक से अंडरलाइन होगा और सारा काम ब्लू इंक पेन से आप लोग करेंगे ताकि आप सबकी राइटिंग मुतासिर ना हो और आप लोग जिस तरह लिखते आ रहे हैं उसी तरह लिखते रहें। तो आज की क्लास के हवाले से अब जो है वो क्वेश्चन अगर किसी को कोई करना है तो आपको पता है कि एट द एंड ऑफ द क्लास आई गिव यू 2 minutes जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ होमवर्क। बेटा यही है कि आज जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, पढ़ाया है, वो सब आप लोगों ने याद भी करना है और लिखना भी। यही आपका आज का होमवर्क है। ओके, आज जो हेडिंग हमने पढ़ी उनके बारे में कुछ पूछना है आपको? आज जो हेडिंग हमने पढ़ी बेटा उनके हवाले से कुछ पूछना है आपको? क्लियर है वो सब चीज़ें क्लियर है? एटॉमिक मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक हेडिंग याद रखिएगा, मैंने आपको खुद पढ़ने के लिए दी है, काम आपने ज़रूर करना है उसका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उर्दू में बता दूं, हाँ बिल्कुल, उर्दू में कोई कबाहत नहीं है बताने में। उर्दू है कानून मकलूब तनासुब, मुद्दे वाला काफ आएगा, कानून मकलूब तनासुब। उर्दू इसलिए बता रहा हूँ ताकि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको थोड़ी सी आगाही हो जाए, आसानी हो जाए कि हाँ यार जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो इस हवाले से आपका एक होमवर्क ये भी है कि आपने इसको समझ कर आना है, खुद पढ़ना है, खुद समझना है। बाकी सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, उसमें कोई मैंने आपको चीज़ छोड़ी नहीं है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। लेकिन ये हेडिंग मैंने आपको दी है ताकि आपको खुद भी ये शऊर बेदार हो आपके अंदर के भाई जो चीज़ समझे नहीं समझाई, अगर उसको पढ़ के समझना हो तो उसमें क्या दिक्कत पेश आती है, क्या मुश्किल आ सकती है, वो भी आप लोग देख सके, समझ सकें। तो आई एम गोइंग टू लीव द क्लास बेटा। मैं लास्ट टाइम दोबारा पूछ रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं ऑफ करूँ। आप लोग ज़रा मुझे सब लोग बता दें वर्बली, सब लोगों को क्लास समझ आ गई? पहले तो ये बताएं, सब लोग जवाब देंगे, सुन नहीं बैठे, बिल्कुल जवाब दें। समझ आ गई? कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? काम सब करते हुए चल रहे हैं? ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।